स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, स्विट्ज़रलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। प्राकृतिक दृष्टि से यह राज्य पर्वतों और खूबसूरत बर्फीली वादियों में बसा हुआ है। आकार में नगण्य मालूम देता हुआ यह देश प्रकार या शासन प्रणाली की दृष्टि से चिरकाल से एक महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी रहा है। स्विट्ज़रलैंड के शासन प्रबंध से स्विट्ज़रलैंड के नागरिक जीवन की मौलिक प्रतिभा के यथातथ दर्शन होते हैं। जॉन ब्राउन ने लिखा है, स्विट्ज़रलैंड अशांति के समुद्र में शांति का द्वीप है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में 130 धाराएं और 3 अध्याय हैं। स्विट्ज़रलैंड के नागरिकों की गणतंत्री व्यवस्था के प्रति निष्ठा और प्रेम इतिहास में प्रसिद्ध है। यह संविधान विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य है। स्विस संविधान में किसी भी तरह का संशोधन बिना लोकमत के स्वीकृत नहीं होता। आज विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। आइए अब हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। अठारह में निर्मित संविधान जो स्विट्ज़रलैंड में 1998 तक लागू था, एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था। और अब 1998 में निर्मित तथा 1999 में लागू किया गया संविधान भी एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है। यानी कि यहाँ का जो संविधान है वो कैसा है? लिखित, निर्मित और व्यापक संविधान है। यहाँ पे संविधान में 123 धाराएं हैं, 3 अध्याय हैं और वर्तमान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। अब आता है कठोर संविधान। तो स्विट्ज़रलैंड का संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था। व्यवहार में यद्यपि संशोधन की प्रक्रिया भारत की व्यवस्था से अधिक जटिल है, परंतु अमेरिका की तुलना में निश्चित रूप से कम कठोर है। इस स्थिति का एक कारण यह भी है कि स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं और वे आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में संकोच नहीं करते। मतलब यहाँ का जो संविधान है वो कैसा है? कठोर संविधान है। इसलिए यहाँ पे आसानी से संविधान में संशोधन नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्ज़रलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। 1870 तक सान मैरिनो तथा हंसा टाउन जैसे 2 कम महत्वपूर्ण राज्यों के अतिरिक्त स्विट्ज़रलैंड ही यूरोप का एकमात्र गणराज्य था। यूरोप और एशिया के प्राय सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्ज़रलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था और वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे, जिनके आधार पर वह शासन तथा शासनाधिकारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखती थी। वहाँ किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। रेपार्ड ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड युगों से गणतंत्र रहा है, यानी कि स्विट्ज़रलैंड सबसे प्राचीन गणराज्य है। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्विट्ज़रलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और स्विस संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में अपनाया गया है। वर्तमान समय में विश्व के अन्य राज्यों में जब प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अव्यावहारिक मानकर छोड़ दिया गया, तब भी स्विट्ज़रलैंड के एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। मतलब स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्र पूरी तरह से अपनाया गया है। नेक्स्ट, बहुल कार्यपालिका।
सामान्य विचार यही है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, जिससे उसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य कार्यकुशलता पूर्वक किया जा सके। किंतु स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। नेक्स्ट है संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय। तो सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि प्रजातंत्र में या तो ब्रिटेन जैसी संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए या अमेरिका की जैसी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को। लेकिन स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ न तो पूर्ण रूप से संसदात्मक सिद्धांत को अपनाया गया और न ही अध्यक्षात्मक सिद्धांत को। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित है, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती। इसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर एक नवीन शासन व्यवस्था को जन्म दिया है। तो मतलब यहाँ पे दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का समन्वय है। नेक्स्ट आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो स्विट्जरलैंड के संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 में धर्मनिरपेक्षता का यह स्वरूप पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 15(2) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के दार्शनिक विश्वासों के चयन तथा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ उसके पालन की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष है। सबको अपने अनुसार अपना धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट आता है औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप में मूल अधिकारों की व्यवस्था। तो स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पूर्व के संविधान से भी मूल अधिकार प्राप्त थे, किंतु 1848 के संविधान में औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव था। लेकिन अप्रैल 1999 से लागू वर्तमान संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र है, वरन इस अधिकार पत्र से पहले की तुलना में और विश्व के अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप से मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 7 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र को महत्वपूर्ण माना गया है, जनता के शासन को महत्वपूर्ण माना गया। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे लोगों को अधिकारों का ज़्यादा समर्थन किया गया है। मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाएगा तथा उनकी रक्षा की जाएगी, ये यहाँ के अनुच्छेद में उद्धृत है। नेक्स्ट आता है बहुभाषी राज्य। तो सामान्यतः विविध भाषाओं वाले देश में भी किसी एक भाषा को राजभाषा का स्तर प्रदान किया जाता है और इसके पीछे यह भावना होती है कि किसी एक ही भाषा को राजभाषा के रूप में माना जाए अपनाकर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को अधिक अच्छे रूप में प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में भाषीय विविधता की समस्या को एक दूसरे रूप में हल किया गया है। स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% फ्रेंच और 5% इटालियन भाषाभाषी लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त 1% व्यक्ति रोमांच नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड में प्रारंभ से ही समस्त राजकार्य जर्मन, फ्रेंच और इटालियन तीनों भाषाओं में होता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का बहुभाषी राज्य है। नेक्स्ट आता है प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका। स्विट्जरलैंड में इंग्लैंड की विधि के शासन की व्यवस्था को नहीं बल्कि यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों की प्रशासकीय कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासकीय कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। डायसी और अन्य ब्रिटिश लेखक प्रशासकीय कानून और न्याय व्यवस्था को नागरिक अधिकारों पर एक आघात समझते हैं, परंतु यदि न्यायाधीश निष्पक्ष हों तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था को दोषों से मुक्त रखा जा सकता है। अनेक बार तो प्रशासकीय कानून और न्यायालयों की व्यवस्था नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की ओर
अधिक अच्छे प्रकार से रक्षा कर सकी है। तो स्विट्ज़रलैंड उदारवादी आदर्शों और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं देखी, जिसमें हमने देखा लिखित, निर्मित और विस्तृत संविधान, कठोर संविधान, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन, प्राचीनतम गणराज्य, उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान, संघात्मक शासन, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्थाओं का समन्वय, प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, औपचारिक अधिकार पत्र तथा अत्यधिक व्यापक रूप से मूल अधिकारों का व्यवस्था। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने स्विट्ज़रलैंड के संविधान